हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपके एग्जाम ICAR AO 2021 में एक पर्टिकुलर सेक्शन रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। इससे पहले भी आपको पार्ट 1, 2, 3 और क्वांट के भी जो पार्ट्स हैं वो हमने अवेलेबल करवाए हैं, वो भी देख लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज आवर ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक वीकेंड सेल, सुपर सेल एडुटैप की तरफ से आप लोगों के लिए जारी की गई है। ठीक है, इसमें हमारे जैसे आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, ICAR AO, ESIC डिप्टी डायरेक्टर या UPSC AFC APFC या IBPS AFO या जितने भी हमारे कोम्बो कोर्सेज है, उन सभी पर 40% का ऑफ जो है आपको दिया जा रहा है। जिसके लिए आपको जो कोड यूज करना है दैट इज सुपर, SUPER सुपर कोड रहेगा। और ये कोड आपका सिर्फ 26 सितंबर तक वैलिड है। तो आप सुपर कोड का यूज करके हमारे इन कोर्सेज के ऊपर 40% का डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग कैटेगरी। आपके पास एक कैटेगरी अवेलेबल है, इसमें आपको नेक्स्ट टर्म को चूज करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देखो सबसे पहले एक लेटर है, उसके बाद एक नंबर है, फिर एक लेटर है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से दिया गया है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ये देखना हो, क्योंकि ये किसी एक लॉजिकल सीक्वेंस से बनते हैं, और अगर आपको ढूंढना है कि क्या लॉजिकल सीक्वेंस यूज हो रही है, तो उसके लिए अगर आपके पास लेटर है तो पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, सॉरी, और B जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, सेम बात करूं तो जो P है वो 16 होता है और जो D है वो 4 होता है आपका। ठीक है, अगर यहां पे बात करें तो L है, L आपका 12 होता है। और यहां पे अगर F की बात करूं तो F आपका 6 होता है। अगर O की बात करें तो O 15 होता है और जो H होता है वो आपका 8 होता है। K की बात करूं तो K आपका 11 होता है और जो J होता है वो आपका 10 होता है। ठीक है, तो लेटर्स से की प्लेस वैल्यू से मुझे समझ में आया कि जो फर्स्ट लेटर है, जैसे 13 से 16 हो रहा है तो यहाँ +3 हो रहा है भाई, और अगर 16 से फिर 12 हो रहा है तो -4 हो रहा है। फिर आपका जो 12 है, 12 से आपका 15 हो रहा है तो फिर +3 हो रहा है। तो यहां पे अगर फिर 15 से 11 की बात करें तो -4 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक सीरीज बन रही है कि पहले +3 होगा फिर -4 होगा फर्स्ट लेटर के केस के अंदर। ठीक है, किस केस के अंदर? फर्स्ट लेटर के केस के अंदर। तो फिर K से अगर +3 -4 हो रहा है तो -3 होगा भाई। तो K से -3 तो 11 से -3 पे जाएगा। ठीक है, सॉरी, +3 पे जाएगा, -3 नहीं, माइनस तो 4 हो रहा है, तो +3 तो 14 पे जाएगा और 14 पे N होता है आपका। ठीक है, अब जो लास्ट लेटर उस पे देखूं तो यहां पे B है, B 2 है, D 4 है, फिर F 6 है, फिर H 8 है और J 10 है, तो +2 हो रहा है। तो 10 में +2 करेंगे तो 12 और 12 पे आपका L होता है। ठीक है, अब बात रहेगी कि बीच में जो नंबर है, मिडल नंबर है, वो कैसे आया होगा। अब यहां पे अगर गैप देखूं, ये 56 और 60 का गैप 4 है और 60 और 69 का गैप 9 है। 69 और 94 का जो गैप है दैट इज 20, 14 - 9 25 है आपका। ठीक है, और 94 और 43 का जो गैप है वो 49 है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो यहां पे देखो ये 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, तो ये सारे प्राइम नंबर है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। अदरवाइज सीक्वेंस तो बन ही नहीं रही, क्योंकि 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो 11 होगा। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 143 में 121 ऐड करेंगे तो 3 + 1 4, 4 + 2 6 और ये तो 264 आएगा। तो N264L इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा यहां पे। ठीक है, तो यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो तो आपको नंबर्स के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस बनती है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। Select the option that is related to the third term on the same basis as the second term is related to the first term। जैसे जो एक्रोफोबिया जो है वो हाइट से रिलेट करता है, तो लेपिडोप्टेरोफोबिया किससे रिलेट करेगा? ठीक है, तो एक्रोफोबिया ये होता है हाइट से, फियर ऑफ हाइट होता है एक्रोफोबिया। तो सेम उसी तरीके से जो लेपिडोफोबिया होता है वो फियर ऑफ बटरफ्लाइज होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फियर ऑफ बटरफ्लाइज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फटाफट से आंसर करें सभी बच्चे। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी एक सेट आपको दिया गया है, जिस तरीके से ये नंबर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आपको ये बताना है कि चारों के चारों ऑप्शंस के अंदर कौन से ऐसा सेट होगा जो इस सेट के साथ रिलेट नहीं करता। तो यहां भी एक लॉजिकल सीक्वेंस ही तो ढूंढनी है आपको। तो किस तरीके से ढूंढते हैं, देखो अगर मैं 21 और 63 में देखूं तो 63 21 का 3 टाइम्स है, ठीक है, और अगर मैं 21 और 147 में देखूं तो ये इसका 7 टाइम्स है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा, डायरेक्टली इंटू 3 इंटू 7, मेहनत से पता चलेगा, प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर आप घर पे मेहनत करके गए होंगे तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में पता चलेगा, और अगर आप नहीं करके गए तो फिर दुर्भाग्य से भगवान भी उस केस में आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस इज द ओनली, कि जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतनी चीजें दिमाग में रहेंगी, उतना ज्यादा सीक्वेंसेस को, लॉजिक्स को ढूंढना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो अगर यहां पे रिलेट करूं, देखो तो 18 इंटू 3 हो रहा है भाई, और 18 इंटू 7 करूं तो 126 हो रहा है। सेम अगर यहां देखें 19 इंटू 3 57 होता है, और 19 इंटू 7 133 होता है। अब यहां पे देखें 8 इंटू 3 24 होता है, और 8 इंटू 7 यहां 56 होना चाहिए था। तो ये सी आपका यहां पे फॉलो नहीं करता, इस इनके साथ रिलेट नहीं करता, तो इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी भी चेक करें तो 15 इंटू 3 45, और 15 इंटू 7 करूं तो 105, तो यानी कि ऑप्शन सी ही आपका यहां पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, ये क्लॉक का एक क्वेश्चन है। ए क्लॉक लूजेस 20 मिनट इन 2 आवर एंड इट वाज सेट राइट एट 5:30 PM। व्हाट टाइम डज इट शो ऑन द नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम। कि अगर एक क्लॉक हर 2 घंटे में 20 मिनट पीछे छूट जाता है, ठीक है, तो हमें बताना है कि नेक्स्ट डे इसी टाइम पर वो कितना टाइम शो कर रहा होगा एक्चुअली। अब देखो यहां पे सिंपली, अगर वो 20 मिनट लूज कर रहा है, 20 मिनट लूज कर रहा है किसके बाद, हर 2 घंटे में, ठीक है, तो एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, क्योंकि सेम टाइम नेक्स्ट डे की बात हो रही है। तो 24 आवर के अंदर ये कितना लूज करेगा, इंटू 12, तो यहां भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 मिनट लूज करेगा। 240 मिनट का मतलब होता है 4 आवर्स। अगर ये 4 आवर्स लूज करेगा तो एग्जैक्ट टाइम जो सही घड़ी है उसमें 5:30 PM होगा, बट ये 4 घंटे पीछे होगी ना, तो ये इस घड़ी के अंदर कितना टाइम हो रहा होगा, 1:30 PM। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मत सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें तो आपकी प्रैक्टिस करवानी है, सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना है। वाटर इमेज, मिरर इमेज, कभी कुछ, ये सारे हर एक सेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक है। चाहे वो आसान है चाहे मुश्किल है, किसी बच्चे के लिए कोई आसान हो सकता है, किसी के लिए कोई आसान हो सकता है, बट हमें सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना है, इसलिए हर बार आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 18 फरवरी ऑफ द नॉन लीप ईयर वाज थर्सडे। कोई एक नॉन लीप ईयर है, ठीक है, इसमें 18 फरवरी थर्सडे है, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 24th ऑफ सितंबर ऑफ द सेम ईयर। उसी सेम ईयर का 24 सितंबर को क्या डे होगा, ठीक है। तो जब भी सेम ईयर हो और नॉन लीप ईयर हो तो आपको क्या करना है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में, क्योंकि हमें चेक करना होता है ओड डेज, ठीक है। ओड डेज आते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो उसके बाद एक सर्कल बनती रहती है, ठीक है। तो जब भी सेम ईयर की बात हो तो आपको क्या करना है, एक तो जो प्रेजेंट जिस ईयर की बात कर रहा है, ठीक है, जहां से जिस मंथ की बात कर रहा है, तो उसके रिमेनिंग डेज लेने होते हैं। आपको क्या लेना होता है, उस मंथ के रिमेनिंग डेज लेने होते हैं, और बाकी सबके आपको क्या लेने होते हैं, ओड डेज लेने होते हैं, ठीक है। जैसे फरवरी में रिमेनिंग डेज कितने होंगे, अगर नॉन लीप ईयर है तो जाहिर सी बात है 18 फरवरी, टोटल 28 होते हैं, तो रिमेनिंग डेज कितने बच गए फरवरी के रिमेनिंग डेज हो गए 10। फिर मार्च के ओड डेज लेने हैं। ओड डेज कैसे निकालते हैं, जैसे मार्च में 31 डेज है तो उसको 7 से डिवाइड कर दो, तो इसमें ओड डेज 4 होंगे। फिर अप्रैल में 30 डेज होते हैं तो ओड डेज 2 होंगे भाई। फिर मई में 3 होंगे, ठीक है, फिर मार्च अप्रैल मई, फिर जून में 2 होंगे भाई, फिर जुलाई के अंदर आपके 3 होंगे, फिर अगस्त में आपके 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं। और जिस डेट की वो बात कर रहा है उस मंथ के जो भी जितने भी हैं गिवन डेज लेने हैं। किस डेट को पूछ रहा है, 24, तो यहां 24 ले लेंगे, ठीक है। अब इन सब का सम करिए, इन सब का सम आपको करना है, या जो डेट्स बड़ी आ रही हैं, जैसे ये 24 है तो 24 को 7 से डिवाइड करके इसके भी ओड डेज ले लो। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां 3 ओड डेज होंगे, तो इसलिए +3 करना है आपको, ये नहीं करना। आप इसको 10 को भी डिवाइड कर सकते थे 7 से, तो यहां भी 3 ओड डेज आ जाएंगे, तो 3 ले लो।
तो ये 3 हो गया भाई फरवरी में ऑड डेज, मार्च में 4 हो गए, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर +3। तो 3 और 4 7 और 2 9 12 14 3 17 20 और 3 23। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, 7 21 23। ठीक है, किसी मंथ में अच्छा मार्च के अंदर जो ऑड डेज होंगे वो 3 होंगे, ये हमने 4 ले लिया भाई। ठीक है, क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं, 7 चौके 28, तो ये 3 होना चाहिए बाय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, हमने 4 लिख लिया 7 से डिवाइड करने के बाद, 4 से तो कटा था, ये क्वेश्चन 4 था, रिमाइंडर तो 3 होगा ना, 7 चौके 28 3, तो ये 3 हो गया भाई। तो ये हो गया 3 3 9 तो 11 14 2 16 19 3 22, सॉरी ज्यादा फिर से हो गया, 3 3 6 2 8 3 11 13 16 19 और 3 22 22, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया हमारे पास ऑड डेज। ठीक है, तो यानी +1 होगा आपके पास। जो 18 फरवरी है तब क्या था, थर्सडे, तो थर्सडे में एक दिन ऐड कर दो, थर्सडे में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे, जो कि आज है। तो 24 सितंबर आज क्या है आपका, फ्राइडे है, तो दैट मीन्स आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पे क्लियर है सभी को जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वेन डायग्राम विच बेस्ट इलिस्ट्रेट 3 गिवन क्लासेज, एंटरप्रेन्योर, अनमैरिड और फीमेल। ठीक है भाई, तो कोई भी जो फीमेल है वो अनमैरिड भी हो सकती है और एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है, और कोई भी अनमैरिड जो है वो फीमेल भी हो सकता है और एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, और कोई भी एंटरप्रेन्योर अनमैरिड भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहां पे जो बेस्ट एलेबोरेट कर रहा है, वो इलिस्ट्रेट कर रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि तीनों कॉमन हो सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई सभी को, तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहां पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 6 people, Aarti, Bhavya, Charu, Deepa, Elena and Fija are sitting around a triangular table. 3 people are sitting at the corner facing outside and the remaining 3 people are sitting on the side of the triangular table facing inside. ठीक है भाई, तो जब भी इस टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाना हो तो हम हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ठीक है, यहां पे मैं 2 पॉसिबिलिटी ले लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, हमें बोला क्या गया है कि जो लोग 3 people आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो लोग कॉर्नर्स पे हैं वो आउटसाइड को फेस कर रहे हैं इस तरीके से, और जो मिडल में बैठे हुए हैं, दो हु आर रिमेनिंग पीपल आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फेस इन साइड, तो जो साइड्स पे बैठे हुए हैं, मिडल में कहीं भी बैठे हैं, वो फेस कर रहे हैं किसको, इन साइड को। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे पास। चारू डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो दैट मीन्स चारू का जो फेस होगा वो आउटसाइड होगा भाई। ठीक है, चारू का फेस कहां होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है आरती, आप ये मत सोचो कि मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके क्यों चला, मैं एक पॉसिबिलिटी से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, बट आपको समझाने के लिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली है। 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, छोटा ही क्वेश्चन है, तो 2 पॉसिबिलिटी से ही सोल्व हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने तो क्वेश्चन सेट किया, तो मुझे तो पता है कि कितनी पॉसिबिलिटी लेनी है। बट आप लोग ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम में इस टाइप की चीजें मिले तो 2 पॉसिबिलिटी के साथ जाना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो देखो, आरती सीट सेकंड टू द राइट ऑफ फिजा। ठीक है भाई, अगर ये फिजा है तो आरती इसके राइट में सेकंड है, तो यहां पे आरती ले लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो हमेशा जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है उसके साथ ही आगे बढ़ना है। अब देखो यहां पे बोला गया है डेफिनेटली कि जो आरती है सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ फिजा, बट हमें फिजा के बारे में नहीं पता ना कि फिजा का फेस आउटसाइड है कि इनसाइड है। बस यही 2 पॉसिबिलिटी हम ले लेते हैं। एक केस में हमने ले लिया कि जो फिजा का फेस है वो आउटसाइड है, और एक केस में हमने ले लिया कि फिजा का फेस इनसाइड है। अब जो आरती है इसके राइट में सेकंड है, तो फिजा का केस, ये केस 1 है आपका, ये केस 2 है। तो केस 1 की बात करूं तो फिजा का राइट इस तरफ होगा, तो 1 2 आरती यहां पे होगी। ठीक है, और अगर केस 2 की बात करूं तो फिजा का राइट इधर होगा, तो आरती यहां पे होगी भाई। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन हमने सोल्व कर ली। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन भाव्या एंड एलिना, तो भाव्या और एलिना के बीच में 2 लोग हैं, बट कौन किसके राइट में लेफ्ट में इतना अभी हम नहीं जानते। ठीक है, चलिए आगे। एलिना डज नॉट सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपा। ठीक है, जो एलिना है, जो ये हमने एलिना ई से स्टार्ट हो रहा है, चलो कोई ना। एलिना डज नॉट सिट ऑन इमीडिएटली टू द राइट लेफ्ट ऑफ दीपा, तो एलिना दीपा के लेफ्ट में नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है दीपा सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आरती, जो दीपा है वो इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आरती है। तो अगर केस 1 में देखूं आरती का इमीडिएटली जो राइट होगा वो इधर होगा, तो यहां पे दीपा आ जाएगी भाई।
ठीक है। अगर केस 2 की बात करूं तो आरती का इमीडिएट राइट ये होगा, तो यहां पे दीपा आ जाएगी। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है कि जो चारू है वो आउटसाइड को फेस कर रहा है। अब हमारे पास है कि जो एलिना है वो दीपा के लेफ्ट में नहीं है। अगर केस 1 की बात करूं तो एलिना आपकी यहां पे नहीं है। ठीक है, एलिना आपकी यहां पे नहीं है भाई। ठीक है, अगर एलिना आपकी यहां पे नहीं है और एलिना और भाव्या के बीच में दो लोग हैं, तो एलिना और भाव्या के लिए यही दो पोजीशन होगी। बट यहां पे एलिना नहीं है, तो दैट मींस एलिना आपकी यहां पे होगी भाई, यहां पे एलिना होगी और यहां पे आपकी भाव्या आ जाएगी। ठीक है, केस सेकंड की बात करूं तो यही दो पोजीशन होगी एलिना और भाव्या के लिए। क्यों होगी? क्योंकि एलिना और भाव्या के बीच में दो पर्सन है और जो एलिना है वो दीपा के लेफ्ट में नहीं है, तो दैट मींस यहां एलिना नहीं है, तो एलिना की पोजीशन ये होगी भाई और यहां पे भाव्या होगी। ठीक है, तो अब बच गया कौन? अब बच गया चारू। तो चारू आपकी यहां पे आ जाएगी सेकंड केस में और फर्स्ट केस में चारू आपकी यहां पे होगी। बट उसने क्वेश्चन में बोला था कि चारू फेसिज आउटसाइड, यानी चारू डज नॉट फेस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, चारू सेंटर की तरफ नहीं है, बट इस फर्स्ट केस में चारू का फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है भाई, तो ये केस आपका एलिमिनेट हो जाता है और आपका जो सेकंड केस है ये बच गया हमारे पास। अब यहां पे क्या बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फेस इनसाइड। ठीक है, और ऑप्शन 1 क्या है आपका? भाव्या। तो भाव्या आपका इनसाइड की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। और फिर आरती है, तो आरती का फेस भी इनसाइड है। एलिना का फेस बाहर की तरफ है, तो एलिना इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिजा का फेस भी आपका इनसाइड है यहां पे। ठीक है जी, बात समझ में आई भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, कियारा मूव्स 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। कहीं पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं, सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, यहां पे बना लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहां से कियारा ने चलना शुरू किया पॉइंट ए से। ये 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, तो यहां से अगर ये इस पॉइंट से यहां पे पहुंच गई, कितना चल के? 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। देन सी टर्न्स राइट एंड मूव 3 किलोमीटर। यहां से राइट टर्न लेती है और 3 किलोमीटर आपका वो मूव करती है। आफ्टर दैट सी टर्न्स 2 किलोमीटर टू हर लेफ्ट। तो आप हमेशा जब भी लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो अपने आप को एज्यूम करिए। ठीक है, अगर आपका फेस इस डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट क्या होगा? आपका लेफ्ट नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और वो यहां पे 2 किलोमीटर मूव करती है। एंड फाइनली स्टॉप एट पॉइंट बी, और यहां पे वो पॉइंट बी पे स्टॉप कर जाती है। ठीक है जी, अब वो आगे कह रहा है कि अगर प्रीति स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी इन द ईस्ट डायरेक्शन, प्रीति ने यहां से चलना स्टार्ट किया ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, यहां से प्रीति मूव हो गई भाई। ठीक है, बी पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद सी टर्न लेफ्ट, यहां से लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो ये उसका लेफ्ट टर्न होगा। एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो यहां पे उसने 2 किलोमीटर वॉक किया है। ठीक है, अगेन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट सी, यहां से फिर लेफ्ट टर्न लिया उसने, तो जो लेफ्ट टर्न होगा उसका ये होगा और वो 4 किलोमीटर मूव करती है और ये उसका फाइनल पॉइंट है जो कि सी है भाई। ठीक है, अब यहां उसने क्या बोला है? देखो सिंपली वो कह रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। अब देखो यहां पे अगर मैं बी से यहां तक देखूं तो ये 1 किलोमीटर है। अगर ये बी से ये परपेंडिकुलर डाल देंगे हम, तो ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर होगा। ठीक है भाई, और अगर मैं यहां सी से ये सीधा परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये बच गया इस पॉइंट से यहां पॉइंट तक 3 किलोमीटर, तो ये टोटल हो गया 4 किलोमीटर। और अगर यहां से देखूं ये 1 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो दैट मींस जो पॉइंट सी है वो बिल्कुल नॉर्थ में है। किसके? पॉइंट ए के। तो इतना तो पता चल गया कि ये नॉर्थ के अंदर है। जो पॉइंट सी है वो पॉइंट ए से नॉर्थ में है। डिस्टेंस कितना है? अब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर है। अगर इसको आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर डालें तो ये हो गया 2 किलोमीटर, और ये बी से ये पॉइंट भी 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर। तो टोटल ये 2 + 2 + 5 कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर इन नॉर्थ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से सोल्व करें भाई सभी। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर? कौन सा फिगर है जो इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है? ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि ये थोड़ा सा आपका सीधा सीधा जा रहा है भाई परपेंडिकुलर, और ये आपका इस
इस तरीके से होगा, क्योंकि बाकी की तीन आकृतियों को देखने के बाद यही है। ठीक है, तो ऐसा इस ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं है भाई, यहां भी बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन डी और बी में से कोई हो सकता है। ठीक है, बट जो सर्कल है वो आपका कॉर्नर पे है। ठीक है, और यहां पे नीचे है सर्कल, लेकिन यहां ऊपर होना चाहिए ना सर्कल यहां पे, तो ऑप्शन डी के अंदर ये नहीं है, तो ऑप्शन बी ही बच गया हमारे पास, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको बताना है कि दिए गए फिगर के अंदर टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। देखो हमारे पास स्क्वायर के अंदर ये एक बेसिक फिगर होता है, ये एक बेसिक फिगर है। आपको जब भी इस टाइप का दिखेगा स्क्वायर और पूछे तो 1 2 3 4 और एक ये पूरा कंप्लीट वाला, तो इसमें 5 आपके स्क्वायर होते हैं, तो यहां भी 5 अलग अलग हैं। अगर ये इस टाइप से होता ना फिगर, ये वाला इस तरीके से, ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो ये कॉमन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे तो सारे अलग अलग हैं बच्चे, तो इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे, क्योंकि यहां पे ये देखो ना, ये अलग दे दिया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता इस तरीके से तो 5 + 5 - 1 9 हो जाते इस फिगर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे एक कॉमन होता, समझ रहे हैं ना, तो उसमें से भी एक कम हो जाता। ठीक है, फिर एक अलग फिगर बनता, बट यहां भी कुछ भी कॉमन नहीं है, आपका कोई भी स्क्वायर कॉमन नहीं है, तो इस फिगर के अंदर जो ये वाला फिगर है, ये वाला जो फिगर है इसके अंदर 5 बनेंगे। ठीक है, और जो ये वाला फिगर है इसके अंदर भी 5 बनेंगे, और ये अपनी बाउंड्री भी शेयर नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल फिगर है सारे, और ये वाला जो फिगर है इसमें भी 5 बनेंगे भाई। ठीक है, तो 5 + 5 + y यानी 15 टोटल स्क्वायर होंगे, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सभी से 5 5 बनेंगे, ना ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ना ही यहां कोई कॉमन है कुछ भी, तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स ओनली ए फ्यू फ्लावर्स आर पेटल। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहला कंक्लूजन है ऑल फ्लावर्स कैन बी पेटल या सम फ्लावर्स आर रोजेज। तो ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, अगर मैं डायग्राम से भी करूं तो वो कह रहा है कि ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। ठीक है, तो अगर ये रोज है, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, ठीक है जी, और ओनली ए फ्यू फ्लावर्स आर पेटल, तो ओनली ए फ्यू, कुछ जो फ्लावर्स हैं वही क्या है, पेटल्स हैं आपके। ठीक है जी, तो अब पहला ओनली ए फ्यू मतलब कुछ, तो वो कह रहा है कि ऑल फ्लावर्स कैन बी पेटल, क्या सारे के सारे फ्लावर पेटल हो सकते हैं? जब ओनली ए फ्यू का मतलब होता है कि सम फ्लावर आर पेटल और सम फ्लावर्स आर नॉट पेटल। ठीक है, तो फिर सारे फ्लावर कैसे पेटल हो सकते हैं? तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सम फ्लावर्स आर रोजेज। देखो ये जो हिस्सा है ये फ्लावर का भी है, रोज का भी है, तो सम फ्लावर्स आर रोजेज, यस बिल्कुल राइट है। तो यानी कि सिर्फ सेकंड फॉलो करेगा, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर है सभी को भाई? फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर साथ के साथ डालते रहें कि आपका क्या आंसर है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12, इन ए ग्रुप 35 चिल्ड्रन लाइक केक्स, 37 children like chips and 41 children like coke. Among them 12 children like both cake and coke, 10 children like both coke and chips, and 9 children like both cakes and chips. 5 children like all the three, cake, chips and कोक. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप. ठीक है जी. अब देखो मैं फिगर्स बना के ही आपको ये बता देता हूं. पूरा ये फिगर बन गया हमारा भाई. सबसे पहले केक वाले हैं, तो केक वाले टोटल कितने हैं? 35 है. ठीक है. फिर चिप्स को लाइक करने वाले हैं, चिप्स वाले टोटल 37 है. और फिर जो कोक को लाइक करने वाले हैं, कोक वाले आपके 41 है. ठीक है. अमंग दैम 12 चिल्ड्रन लाइक बोथ केक एंड कोक. तो केक और कोक वाले जो होंगे, कॉमन केक और कोक का एरिया ये वाला होगा. ठीक है. अमंग दैम 12 चिल्ड्रन लाइक बोथ केक एंड कोक. ठीक है. तो ये 12 हो गया, बट ये पूरा होगा ना. ठीक है. ये पूरा होगा, ये पूरा केक और कोक का होगा 12. ठीक है. 10 चिल्ड्रन लाइक बोथ कोक एंड चिप्स. तो कोक और चिप्स वाले 10 है, बट ये पूरा है कोक और चिप्स का. ठीक है. कोक और चिप्स का. अब 9 चिल्ड्रन लाइक बोथ केक एंड चिप. तो केक और चिप्स वाले 9 है, बट ये पूरा आपका कितना है? 9 है. ये वाला पूरा 9 है भाई. ठीक है. एंड 5 चिल्ड्रन लाइक ऑल द 3. तो 5 चिल्ड्रन लाइक ऑल द 3, तो 5 यहां भी आ गया आपका. ठीक है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप. आपको बताना है कि ग्रुप के अंदर टोटल कितने लोग हैं. ठीक है. अब देखो केक वाले कितने हैं? 35 है.
प्लस कोक वाले कितने हैं भाई 41 है, और चिप्स वाले कितने हैं 37 है, ठीक है। और इसमें से ये 12 जो है ये कौन से हैं भाई, जो केक और कोक वाले हैं, तो ये माइनस कर दूं क्योंकि ये तीनों में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब कोक और चिप्स वाले कितने हैं 10, ये भी आ चुके हैं, तो ये भी माइनस हो गया। जो 9 है केक और चिप्स वाले वो भी तो आ चुके हैं 37, 35, 41 में, वो भी माइनस कर दिया हमने। बट ये जो 5 है ये इनमें भी माइनस हो गया, इनमें भी और इनमें भी, इसलिए इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा यहां पे वो कितना होगा 35 प्लस 41 37, 7 और 1 8 और 5 13, 1 और 3 4, 4 8 और 3 11, और 5 ये तो 18 माइनस 22 और 9 31, तो ये बच गया 7 और 87 हो गया, ठीक है। तो 87 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, क्या होगा ए 87, ठीक है। तो 87 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the combination of letters that when sequentially placed in the gaps of the given letter series will complete the series। कौन सा ऐसा है इसके अंदर जो इस लेटर सीरीज को कंप्लीट करेगा, ठीक है भाई। देखो यहां पे सारे ऑप्शंस अगर हम बार बार ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट हम क्या करते हैं इन केसेस में हमेशा नंबर ऑफ लेटर्स को क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यानी कि 28 अगर टोटल लेटर बन रहे हैं तो या तो 4 4 के पेयर बनेंगे या 7 7 के पेयर्स आपके बनेंगे, ठीक है। तो अगर 4 के पेयर बनाऊं तो अगर यहां से पुट करना स्टार्ट करें CRIT और फिर यहां पे I आ गया तो ICSC, तो 4 के तो नहीं बन रहे, और 7 का पेयर अगर हो सके बन जाए, ठीक है भाई। तो C डैश यहां पे ले लेते हैं IT और फिर आपका डैश, फिर C डैश CR डैश डैश I डैश डैश, और फिर आपका C डैश I डैश I डैश S डैश R I डैश I C और डैश, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। अब पहला ऑप्शन अगर पुट करें तो CR यहां पे हो जाएगा I, फिर S, फिर C, फिर T, फिर C, फिर T, फिर I, फिर R, फिर T, फिर C T और फिर आपका लास्ट में S। देखो क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है पूरा, तो CRITICS, CRITICS, CR यहां पे I होना चाहिए था, यहां C आ गया क्योंकि ये तो क्रिटिक्स बन गया पूरा। देखो तो CRI होना चाहिए था यहां पे, ये तो फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड ऑप्शन के अंदर अगर मैं फोर्थ प्लेस पे देखूं क्या I है, देखो 1 2 3 फोर्थ पे C है भाई, यहां पे देखो ये क्रिटिक्स बन रहा है पूरा, साथ साथ के पेयर में क्रिटिक्स बन रहा है, बट यहां पे अगर सेकंड ऑप्शन में देखेंगे फिर से C आएगा, तो ये भी आपका चला गया भाई। फिर नेक्स्ट में अगर देखूं तो ये I आ रहा है, ठीक है, यानी RIS यहां पे I आ रहा है, फिर T आ रहा है, C, फिर आपका यहां पे देखो RIS, फिर I आपका यहां पे आ गया भाई, फिर T आ गया, फिर C आ गया, फिर यहां पे S आ जाएगा, फिर R आ जाएगा आपका यहां पे, और फिर ये T आ जाएगा, फिर ये C, फिर ये C है ही और TS। देखो अब क्या क्रिटिक्स बन रहा है पूरा, CRITICS, CRITICS और ये फिर CRITICS और CRITICS, तो ये एक पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ बन रहा है। तो मतलब ये C यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर आप काउंट कर लिया करो कि कितने हैं, और उसके बाद पेयर बनाने होते हैं, 4 4 के पेयर बन रहे हैं कि 7 7 के पेयर बन रहे हैं, बना के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखो एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रही होगी कुछ ना कुछ, उसको फॉलो करते हुए बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर यहां पे देखूं 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 होता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, और तीनों का सम करूं तो 21 आ गया। सेम यहां पे देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये 73 और 25 ये 98 हो गया भाई। तो सेम यहां पे 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 58 और 6 आपका हो जाएगा 64, तो ये बन गया 94। तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई, तो ऑप्शन सी आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। सभी को कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है भाई, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा।
तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो वीकेंड सेल है, सुपर सेल, जिसमें आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा हमारे सारे कोर्सेज पर, चाहे वो आरबीआई ग्रेड भी है, नाबार्ड ग्रेड है, सेबी ग्रेड है, आईसीआर, एओ, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर है, या यूपीएससी एपीएफसी है, आईबीपीएस एएफओ, या जितने भी हमारे कॉम्बो कोर्सेज है उन सब पे 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है सुपर। तो सुपर कोड यूज करके आप 40% के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, जो कि मात्र 26 सितंबर तक वैलिड है। तो 26 सितंबर 2021 तक आप इस सुपर कोड का लाभ उठा सकते हैं, और इन सभी कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है जी, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं, या कोर्सेज के लिए आप हमारे जो वेबसाइट है www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।